नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, बहुत दिन इंतजार करने के बाद, 10 साल इंतजार करने के बाद, 10 साल छटपटाने के बाद ऐसी स्थिति जीवन में कभी नहीं हुई। स्वतंत्र भारत में जन्म हुआ और मैंने कभी इतनी तड़पड़ाहट और इतनी परेशानी और इतना मानसिक तनाव नहीं झेला जितना पिछले 10 साल में झेल लिया। बहुत सारी सरकारें देखी, बहुत सरकारें देखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार देखी, इंदिरा जी की देखी, लाल बहादुर शास्त्री की देखी, मोरारजी भाई और मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, सबकी सरकारें देखी, लेकिन कभी तड़पड़ाहट नहीं हुई। इंदिरा जी के समय में इमरजेंसी लगी थी, जवान था, परेशानी होती थी, तनाव था, लेकिन वो तनाव केवल उन लोगों के लिए था जो राजनीतिक रूप से सक्रिय थे। लेकिन हमने पिछले 10 साल में जिस प्रकार की तड़पड़ाहट देश के अंदर देखी, उसमें हर वर्ग के अंदर, हर समाज के अंदर प्रताड़ना देखी, डर देखा, आतंक देखा, भय देखा। उसको देखकर ये कल्पना की जा सकती थी कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन में जो क्रांतिकारी थे या जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, कांग्रेसी थे, उन्होंने कैसी यातना और पीड़ा झेली होगी। हम लोगों को डराया गया पिछले 10 साल के अंदर, इसके पहले कभी डराया नहीं गया। एक आतंक, एक समूह के द्वारा, एक झुंड के द्वारा आतंक फैलाया गया। जनता के दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया गया कि वो ईश्वर के अवतार हैं, उनके खिलाफ बोलोगे तो तुम ठोक दिए जाओगे, तुम जला दिए जाओगे, तुम मार दिए जाओगे, तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएंगी। और जनता स्वाभाविक है, जो अपना जीवन का संघर्ष कर रही है, जो अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रही है, जो अपने बच्चों को पालने के लिए संघर्ष कर रही है, वो डर तो गई। जब किसानों ने आंदोलन किया तो उनका जिस प्रकार से उन्हें सताया गया, उन्हें यातना दी गई और बिना सोचे समझे कृषि कानून लाया गया कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। और जब किसानों ने उनका विरोध किया तो किस प्रकार से उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको आंदोलन जीवी कहा गया, उन्हें विदेशी फंड में पलने वाला कहा गया, अपने देशवासियों को गालियां दी गई। जब बच्चों ने, जब हॉस्टल की और फीस, उनके कॉलेज की फीस बढ़ी, उसके खिलाफ आंदोलन किया, उनको किस प्रकार से दबाया गया। अग्निवीर योजना लाई गई, बच्चों ने आंदोलन करने का प्रयास किया, कैसे उनको दबाया गया एक लोकतांत्रिक देश में। जितनी भी सरकारी परीक्षाएं हुई, केवल इसलिए कि सरकारी नौकरियां बच्चों को न दी जा सके, या तो पेपर लीक कराए गए या रिजल्ट के बाद लोगों को कोड भेज के उस पर रोक लगवा दी गई। हर समाज के वर्ग को परेशान किया गया। किसानों की यूरिया की बोरी की साइज छोटी कर दी गई, दाम बढ़ा दिए गए, एग्रीकल्चरल इनपुट पे जीएसटी लगा दी गई, खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दी गई। बड़े पंजीपतियों के ऋण माफ कर दिए गए, छोटे जो लोन लेने वाले थे उनको सताया गया ऋण की वसूली के लिए। किसानों को 2 बार आंदोलन के मजबूत किया गया, लेकिन उनको एमएसपी नहीं दी गई। अग्निवीर योजना से बच्चों को सताया गया, उनके भविष्य के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। यह स्थिति हो गई कि देश हंगर इंडेक्स में तो बुरी हालत हुई, आईआईटी के बच्चों को भी 35-40% को बच्चों को नौकरी नहीं मिली, क्योंकि इंडस्ट्री होगी तो नौकरी मिलेगी, डिमांड होगी तो नौकरी मिलेगी। सारा ध्यान जनता का धार्मिक विद्वेष फैलाने में और भाई को भाई से लड़ाने में लगा दिया गया। हर समाज के वर्ग को डराया गया, धमकाया गया, गुंडों के द्वारा, मवालियों के द्वारा और इन उपद्रवकारियों द्वारा। जिसने भी देश की एकता, अखंडता के लिए, धार्मिक सद्भाव के लिए संघर्ष किया गया, उसके खिलाफ इन लोगों ने विश्वमन किया। लेकिन चलिए, आज भगवान का बहुत धन्यवाद,
देश की जनता का बहुत आभार, देश की हर वर्ग की जनता का बहुत आभार कि उस आतंक से हमको छुटकारा दिला दिया। जैसे जब देश आजाद हुआ था तो देश के अंदर जैसे खुशी की लहर थी, जिस प्रकार से जब इमरजेंसी हटी थी, इंदिरा जी चुनाव हारी थी, जिस प्रकार का खुशी का माहौल था, उसी प्रकार खुशी का माहौल आज है, क्योंकि देश को इस आतंक से छुटकारा मिल गया। देश में फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होंगी। लोग जो डिमांड करेंगे, जो वोट देके आपको सत्ता में बिठाते हैं, उनको जिस प्रकार से आपने परेशान किया है, आतंकित किया है, अब वो आतंक खत्म होगा। जिन्होंने भी धार्मिक सद्भाव की बात की है, प्रेम मोहब्बत की बात की है, उनको जिस प्रकार से सिकुलर कह के परेशान किया गया, उनको डराया गया, अब उससे छुटकारा मिलने वाला। और जो इसके पीछे बैठे हुए दो बड़े बड़े लोग थे, एक ही राज्य के लोग थे, जिन लोगों ने एक गुजरात लॉबी के सिद्धांतों को पूरे देश के अंदर थोपने का प्रयास किया, हर प्रदेश की अस्मिताओं को, उनकी आकांक्षाओं को कुचला, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दिया, सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन गुजरात में कराया। अगर कोई पूंजीपति दूसरे प्रदेश में उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसको मजबूर किया गया कि वो गुजरात में आए। हर प्रदेश के अंदर के उद्योगों को गुजरातियों के हाथ में सौंपा गया। गुजरातियों से हमें कोई परेशानी नहीं, गुजरातियों का मौज सम्मान करते हैं, महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं, द्वारकाधीश हमारे आदर्श हैं, लेकिन जिस प्रकार से सारे देश की अस्मिताओं की आकांक्षाओं को छीनकर गुजरात की तरफ ट्रांसफर किया गया, गुजरात के भोले भाले लोगों को इन्होंने घृणा का केंद्र बना दिया। अब उस आतंक से छुटकारा मिला है, क्योंकि आज के तारीख में मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक था अपने मित्र, अपने जनपद, अपने राज्य के एक नेता को गृह मंत्री बनाने के लिए आवश्यक था कि मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को 273 सीटें अपने बलबूते पे मिले। नहीं मिली, देश की जनता ने नहीं दी। अब कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। अब ये कोलिशन गवर्नमेंट चाहे एनडीए की बने, चाहे इंडिया गठबंधन की बने। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, बिहार के नीतीश कुमार, चिराग पासवान, महाराष्ट्र के अजीत पवार, एकनाथ शिंदे बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं और इनको भी डरा धमका के अपनी तरफ किया गया। जब रामविलास पासवान के मकान को खाली कराया गया तो चिराग पासवान को याद होगा कैसे खाली कराया गया था। नीतीश कुमार के अधिकारियों को, मंत्रियों को ईडी सीबीआई ने कैसे डराया था, नीतीश कुमार को याद होगा। एकनाथ शिंदे के लोगों को, अजीत पवार के लोगों को कैसे डराया था, ईडी सीबीआई ने धमकियां दी थी, नोटिस दिलवाया था, फिर नोटिस वापस ले लिया था अगर वो बीजेपी में आ गए थे, उनको भी याद होगा। और वो बदला ले रहे हैं। अजीत पवार को जब एनडीए की मीटिंग में बुलाया गया वो नहीं गए। एकनाथ शिंदे के अधिकांश सांसद और विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। किसी भी क्षण आपको सूचना मिल सकती है कि महाराष्ट्र की सरकार गिर गई, नए चुनाव होंगे, क्योंकि जो आतंक के माध्यम से लोगों को डरा धमका के अपनी तरफ आपने किया था, वो अब आतंक खत्म हो गया है। अब आतंकित होने का आपका समय, उन लोगों का समय है जिन्होंने आतंकित किया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के 6 विधायकों को तोड़ा गया, ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि कांग्रेस के और बीजेपी के विधायकों की संख्या बराबर बराबर हो गई। राज्यसभा के चुनाव में अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए क्योंकि वोट दोनों को बराबर पड़े थे और लॉटरी से अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। 6 विधानसभा में फिर दोबारा चुनाव हुआ। जो लोग कांग्रेस को धोखा देके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उतारा। कांग्रेस ने नए कैंडिडेट दिए, 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जीती। सरकार बचाने के लिए आवश्यक था कांग्रेस के लिए कम से कम 6 में से 1 सीट जीते, वो 4 सीटें जीती। हिमाचल प्रदेश की सरकार बच गई, षड्यंत्र फेल हो गया
और आज तो चुनाव हार गए माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, अब तो षड्यंत्र करने की आप स्थिति में नहीं। महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार का रिजल्ट आया है, स्पष्ट है महाराष्ट्र की जनता अगली बार मोदी जी, अभी तक तो आपका आतंक था, आपके गोदी मीडिया ने खबरें फैला रखी थी कि आपको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब जनता ने देख लिया, हराया नहीं धूल चटाया जा सकता है। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होने वाला है अब आपको पता चल गया है। अब ना अजीत पवार आपके साथ रहेंगे, ना एकनाथ शिंदे आपके पास रहेंगे, और आपको 25-30 सीटें अगर महाराष्ट्र में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। वहां उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। हरियाणा के अंदर जहां पिछली बार आपको 40 सीटें मिली थी और इस बार लोकसभा के चुनाव में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीती है और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, क्योंकि वहां भी आपने गोदी मीडिया के माध्यम से और धन के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से 5 सीटें पा ली। लेकिन अगले विधानसभा चुनाव के बाद हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपको पता चल गया है। हरियाणा में भी सत्ता बदलेगी, महाराष्ट्र में भी सत्ता बदलेगी। बिहार के अंदर आपने देखा जिस प्रकार नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक ही प्लेन में आगे पीछे की सीट में बैठ के आए हैं और बाद में बगल बगल सीट में बैठे हैं। इनको पता है नीतीश कुमार को आपने किस प्रकार इनको डराया है, आतंकित किया है और बिहारियों के डीएनए में प्रश्न उठाया है। चंद्रबाबू नायडू को भी याद है। फडणवीस साहब आप महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि मेरे से पदमुक्त करो, मैं हार गया, महाराष्ट्र में जिता नहीं पाया। अभी तो इससे भयंकर हार महाराष्ट्र के अंदर आपकी होनी है। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद भी सक्रिय हैं किस प्रकार से पीछा छुड़वाया जाए। आरएसएस लॉबी भी परेशान है, जिस प्रकार आरएसएस लॉबी का अपमान हुआ। जेपी नड्डा साहब से कहलाया गया कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस भी कुपित है और शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और बाकी लोग समर्थन करते हैं तो, लेकिन जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान का भी अपमान इस गुजरात लॉबी ने किया है, 4 बार के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में विधानसभा में बीजेपी को जिताने वाले शिवराज सिंह चौहान को आपने पीछे बिठा दिया और एक नए आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। वो शिवराज सिंह चौहान आपको पार्लियामेंट में आगे की पंक्ति में नहीं बैठने देंगे, सबसे पीछे अमित शाह जी और मोदी जी आ बैठे। ईडी सीबीआई अब आपकी नहीं सुनेगी। ईडी सीबीआई या तो बीजेपी एनडीए के किसी प्रधानमंत्री की सुनेगी या इंडिया गठबंधन के किसी प्रधानमंत्री की सुनेगी। अब आपने जिन जिन के घर में रेड कराई है, अब नंबर है कि आपके घर में रेड होगा। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने कहा ट्रक लोड में पैसा आया है राहुल गांधी के यहां, कांग्रेस के यहां, और मार्केट को गिराया, और अमित शाह ने लोगों से कहा कि शेयर मार्केट बढ़ेगा, खरीद लो, और जिस प्रकार से ये आपने इनसाइडर ट्रेडिंग की है उसका भी जांच होनी चाहिए। और आज चुनाव के पहले एग्जिट पोल के माध्यम से जैसे आपने शेयर मार्केट को 5% गिराया और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद 6% गिरा, उसमें भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड का गंध आती है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो लोग पूंजीपतियों ने पैसा बनाया है उनको भी जेल के अंदर जाना चाहिए। अब देश हमारा गरीब जनता को लाभ मिले इसका इंतजार कर रहा है। जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, माफ कराए हैं, उनसे वसूली होनी चाहिए और गरीबों के ऋण माफ होने चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें 15-20 हजार की आमदनी ना हो, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा न दिला पाए, जो अपने बच्चों को अच्छा भोजन न दे पाए, उनको स्वास्थ्य न दिला पाए, ऐसा एक भी घर हिंदुस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए। बड़े बड़ी कोठियों में रहने वाले, बड़ी बड़ी कारों में घूमने वाले, 12 करोड़ की कार में घूमने वाले और 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ने वाले, अब समय आ गया है आप इस साइकिल और मोटरसाइकिल पे आइए। आपने जनता को जितना दुख दिया है उस जनता के दुखों का प्रतिकार किया है जनता ने, और जनता ने जिस प्रकार का श्राप अपने वोट के माध्यम से दिया है अब उसे भोगने का समय आपका आ गया। अब एक ऐसी सरकार होनी चाहिए
चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की हो, चाहे नीतीश कुमार की हो, चाहे वो बीजेपी के नेता की हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो या कोई भी हो, जिसमें गरीब की आवाज को सुना जाएगा, जिसके गरीब के रास्ते में कीले नहीं गाड़ी जाएंगी, बोल्डर्स नहीं लगाए जाएंगे, उनकी आंखें नहीं फोड़ी जाएंगी, अमीरों के ऋण नहीं माफ होंगे। ये जो सिख कंपनीज के मालिक हैं, जो ऐशो आराम से जाके लंदन में, और जो लंदन में बैठे हुए इनके मित्र हैं, उनको भी घसीट के वापस लाया जाएगा, उनसे पैसे की वसूली की जाएगी। जिस प्रकार 10 साल आपने आतंक मचाया है, लोगों को ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से डराया है, अब आपका डरने का समय आया है। एक एक चीज की जांच होगी। अडानी की संपत्तियां कैसे बढ़ी हैं, उनको किस प्रकार से आपने सहयोग किया है, इसकी भी जांच होगी। और देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये मैं मानता हूं कि अब देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। पहले वाला जुमला था, इस बार ये जुमला नहीं है। देश की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल मिलेगा, अग्निवीर योजना गड्ढे में फेंक दी जाएगी, जो अन्नदाता है उसे एमएसपी की गारंटी मिलेगी, बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, अच्छे दिन आएंगे और बुरे दिन का समय बीत गया। जनता को बहुत बहुत बधाई। 10 साल आपने झेला, अच्छी तरह से झेला, लेकिन जब मौका आया तो उंगली में निशान लगवाकर आपने जो किया, उसके लिए आप प्रणाम योग्य हैं, स्वागत योग्य हैं। आपका आभार और प्रणाम और धन्यवाद।